अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा ये तीसरा सेशन है पाइथन लर्निंग का। तो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है पाइथन की वो सारी की सारी कवर अप कर ली जाएँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, डेटा टाइप्स जो है ये डिफाइन करती है कि वेरिएबल के अंदर हम किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हमारे पास इस वक़्त मुख्तलिफ़ तरह की डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर मौजूद हैं। इस स्क्रीन को ज़रा गौर से देखें। टेक्स्ट टाइप के अंदर हमारे पास एसटीआर है, फिर उसके बाद न्यूमेरिक टाइप में हमारे पास इंट है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। और सीक्वेंस टाइप के अंदर लिस्ट, टपल और रेंज है। और मैपिंग टाइप के अंदर डिक्शनरी है जिसे हम डिक्ट कहते हैं। सेट टाइप्स के अंदर हमारे पास सेट है और फ्रोज़न सेट है। और बूलियन टाइप में हमारे पास बूल डेटा टाइप है। और उसके बाद बाइनरी टाइप के अंदर बाइट्स हैं, बाइट अरे है और मेमोरी भी है। और फाइनली वी हैव अ नॉन टाइप के अंदर हमारे पास नॉन टाइप डेटा टाइप है। तो ये कंप्लीट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक वीडियो के अंदर ये सारी की सारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अगर आपको किसी इनमें से किसी डेटा टाइप के अंदर ख़ास तौर पे इंटरेस्ट है तो आप स्किप करके वहाँ पे उस डेटा टाइप पर जाके उसकी डेफिनेशन, उसका यूज़ और उसकी एप्लीकेशन जो है देख सकते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप को देखते हैं कि पहली जो हमारे पास है डेटा टाइप इसे हम एसटीआर बोलते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल मैंने लिया है और इसके अंदर एक सेंटेंस जो है वो राइट किया है। अ डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। तो ये एक सेंटेंस जो है इसके अंदर मैंने स्टोर किया है। अब यहाँ पे देखें ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं, तो उसमें सिंगल लाइन कमेंट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और जो कि ये बता रहा है कि ये नीचे वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये डिस्प्ले करेगी एक्स की वैल्यू को। एक्स के अंदर हमने क्या किया है, ये सेंटेंस सारे का सारा जो है वो ये हमने स्टोर करके रखा हुआ है। और प्रिंट को हमने ये एक्स पास कर दिया यानी कि इसको हेलो वर्ल्ड कर दिया कि जी इसको प्रिंट करो। और अब नीचे जो लाइन है मेरे पास डिस्प्लेस द डेटा टाइप, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने टाइप फंक्शन को कॉल किया है और टाइप फंक्शन को हमने एक्स वेरिएबल दे दिया है। अब एक्स के अंदर हमने ये चूंकि सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस जो है इसकी टाइप कौन सी है, ये प्रिंट फंक्शन वो टाइप जो है उसकी डेटा टाइप को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसको सेव कर लें और इसको ये देखिएगा ज़रा कि हमारे पास यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा प्रिंट टेक्स्ट हमने किया है। और इसको अगर आप फुल स्क्रीन करके देखें कि डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। और नीचे एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लास मेंशन किया हुआ है और एसटीआर, यानी कि ये जो सेंटेंस है जो हमने एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है उसकी टाइप कौन सी है, एसटीआर। एसटीआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग मींस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सेकेंडली हमारे पास है इंट। इंट जो है ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वगैरह भी हो सकता है। तो एक्स के अंदर हमने यहाँ पे 20 स्टोर किया है और एक्स को हमने प्रिंट किया है और अगेन उसी तरह हमने टाइप फंक्शन को कॉल किया और एक्स की टाइप जो है हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो देखिए ये वैल्यू हमारी प्रिंट होगी है 20 और हमारे पास इस वेरिएबल की जो टाइप है वो इंट है। इंट मीन्स इंटीजर्स। और तीसरे नंबर पे हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है। ये रिप्रेजेंट करती है रियल नंबर्स को विद डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक्स के अंदर हमने 20.5 स्टोर किया हुआ है और हमने एक्स को प्रिंट किया है। यहाँ पे अगेन इसकी भी हमने टाइप जो है यहाँ पे प्रिंट करवानी है कि यहाँ पे हमारे पास 20.5 हमारे वेरिएबल की वैल्यू आ गया और यहाँ पे फ्लोट पहला जो डेटा टाइप थी हमारे प्रोग्राम की वो एस टी आर थी यानी कि स्ट्रिंग थी, फिर इंट है, फिर उसके बाद फ्लोट। और नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप जो है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, ये दोनों कंबाइन किए जाते हैं। अगर आप एक एग्जांपल देखिए कि a प्लस बी जे,
तो इसमें ए जो है ये रियल वैल्यू को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, बी जो है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और जे जो है ये इमेजिनरी यूनिट है एक। तो उसके लिए आप ये देखें कि हमने ज़ेड के अंदर 3 + 4j हमने वैल्यू स्टोर की और ये सारा प्लस करके हमने इसको ज़ेड के अंदर स्टोर कर दिया और ज़ेड को हमने प्रिंट किया और इसकी जब हम डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी डेटा टाइप कौन-सी है और इसको हम एक्सेस करने के लिए z.real और z.image यानी कि रियल पार्ट ऑफ द वैल्यू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए इसको हम आईडीएलई के अंदर रन अगर हम करते हैं तो देखिए हमारे पास 3 + 4j जो है ये हमारे z की वैल्यू आ गई है और ये हमारा रियल पार्ट है 3, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग अगर अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जी हम इसको देखें कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए और सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स सिमुलेशन के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और यूज़फुल इन सॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो तमाम की तमाम इक्वेशंस जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्ट इन सपोर्ट फॉर ऑपरेशंस ये भी इसका बहुत अहम पहलू है कि पाइथन अलाउज अरिथमेटिक ऑपरेशंस डायरेक्टली कि डायरेक्टली इसके ऊपर पाइथन के अंदर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट जो है ये ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। ऑर्डर्ड मीन कि इसका इंडेक्स नंबर मेंटेन किया जाता है, म्यूटेबल मीन्स कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर तब्दीली अगर हम करना चाहें तो तब्दीली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रूट नाम की एक लिस्ट जो है वो मेंटेन की है, इसके अंदर एप्पल, बनाना और चेरी जो है ये स्टोर किए हैं, 3 आइटम्स इसके अंदर स्टोर किए हैं और उसके बाद इसको प्रिंट किया है और ओरिजिनल लिस्ट इसको मैंने नाम दिया है और यही जो फ्रूट है, यहाँ पे हमने ये सारा कुछ स्टोर किया है, वो मैंने यहाँ पे कहा है कि जी इसको प्रिंट करो। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए फ्रूट यानी कि ये हमारी जो लिस्ट है उसका नेम डॉट अपेंड जो है, अब इसके अंदर मैंने डेट यानी कि खजूर जो है वो ऐड की है। पहले हमारे पास एप्पल, बनाना और चेरी था, अब उसके अंदर डेट मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद इसको प्रिंट किया है। अब एडिशन करने के बाद अपेंडिंग करने के बाद जो है आफ्टर अपेंड डेट तो ये फ्रूट की लिस्ट जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से अपेंड की जगह पे आप अगर इंसर्ट कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल किया जाएगा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको इंडेक्स भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं। फ्रूट डॉट इंसर्ट आपने अगर यूज़ किया तो कौन से इंडेक्स नंबर पे आपने वैल्यू को आइटम को स्टोर करना चाह रहे हैं तो ये आपने बता दिया कि जी 1। तो 1 क्या है? ये 0 है और ये 1 है। तो ये बनाना की जगह पे ऐड होगा और यहाँ पे ब्लूबेरी मैंने इसको नाम दिया है। तो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर ब्लूबेरी जो है यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है हम इसको प्रिंट करेंगे अपने फ्रूट की लिस्ट को और इसके बाद जो है रिमूव मेथड जो है ये यूज़ करके हम किसी भी आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाना जो है वो वैल्यू दी है, तो डॉट रिमूव फंक्शन जो है वो यूज़ किया गया है और रिमूव करने के बाद हमने ये रिमूव जो है इसको प्रिंट भी करना है अपनी फ्रूट लिस्ट को। और इसी तरह से अगर आप पॉप जो फंक्शन है वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने पैरामीटर क्या देना है कि इंडेक्स जो है साथ बताना पड़ेगा कि फ्रूट डॉट पॉप आपने यूज़ किया और कौन से वाला इंडेक्स से रिमूव करना है 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉप के बाद जो है फ्रूट की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे हमने ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये चेरी रिमूव कर दी जाएगी यानी कि पॉप अप कर ली जाएगी और उसके बाद जो है हमने इसको पॉप्ड आइटम के अंदर स्टोर कर दिया है और उसके बाद पॉप्ड आइटम भी हमने प्रिंट कर दिए। तो चलिए इसको हम एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो उसका रिज़ल्ट जो है तो ये देखिए कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, उसके बाद डेट को हमने ऐड कर दिया, डेट यहाँ पे ऐड हो गई है
और इंसर्ट को का फंक्शन हमने यूज़ किया और उसमें 1th जो इंडेक्स था, फर्स्ट इंडेक्स था, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है और उसके बाद 1, तो बनाना की जगह पे यहाँ पे ब्लूबेरी आ गई है और ये हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद हमने रिमूव का मेथड यूज़ किया है और उसमें बनाना जो है हमें इस लिस्ट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। फिर उसके बाद हमने पॉप का मेथड यूज़ किया है और यहाँ से वैल्यू को पॉप किया है। और उसके बाद जो पॉप्ड आइटम थी ट्रू नंबर, वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारी लिस्ट जो है वो कैसे काम कर रही है। नंबर 6 जो है ये टपल है। टपल जो है एक ऑर्डर्ड इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल के बारे में ये होता है कि जो म्यूटेबल चीज़ होती है उसके अंदर हम क्रिएट करने के बाद तब्दीलियाँ कर सकते हैं। लेकिन इम्यूटेबल मीन्स कि इसके अंदर आप तब्दीली नहीं कर सकते, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते आप बाद में। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने एक टपल जो है क्रिएट किया, उसका नाम रखा है कलर्स। उसके अंदर जो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर्स जो है वो ऐड किए गए हैं। इसको प्रिंट किया है ओरिजिनल टपल को, ये कलर्स मैंने यही वैल्यू जो है, ये जो है इधर यहाँ पे रख दी है ताकि वो तीनों के तीनों कलर्स को प्रिंट करे। अब इसके बाद इसको एक्सेस करने के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट कलर जो है, यानी कि कलर्स हमारी टपल का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स 0, 0 मीन्स कि यहाँ पे ये 0 रेड जो है वो प्रिंट होगा और -1 का मतलब ये होता है कि लास्ट आइटम जो है वो कौन-सी है, वो यहाँ पे प्रिंट की जाएगी। तो फिर इसके बाद इसका एक और फंक्शन होता है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग जो है वो हम क्या करते हैं कि प्रिंट फर्स्ट 2 कलर्स अगर हम देखना चाह रहे हैं 1 एंड 2, तो उसके लिए हमने अपनी टपल का नाम दिया है, कोलन लगा के हमने 2 लिख दिया। अब ये जो सेकंड है वो नहीं करेगा, 0 और 1 तक जो है वो आपको प्रिंट करके दिखाएगा। फिर उसके बाद हम टपल्स को हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपनी एक वही पुरानी वाली कलर जो है, ये वाली जो टपल है इसको यूज़ किया, उसके साथ प्लस हम मैंने कर दिया। प्लस क्या किया, येलो एंड पर्पल 2 कलर जो है ये इसके साथ ऐड कर दिए और इन दोनों को प्लस, प्लस मीन यहाँ पे कॉन्कैटिनेट। तो कलर टपल को और इन 2 कलर्स को मैंने कॉन्कैटिनेट करके मोर कलर्स के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। अब हमने मोर कलर्स को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि भी हम इस टपल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो टपल तो इम्यूटेबल है, इसके अंदर तब्दीली पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको म्यूटेबल जो है बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने कलर लिस्ट जो है वो कलर जो टपल है वो मैंने लिस्ट को फॉरवर्ड की है, यानी कि उसके अंदर मैंने रखा है और उसको कलर लिस्ट का नाम दे दिया। ठीक है? अब हमारी टपल जो है वो लिस्ट बन गई है और लिस्ट बनने के बाद हमने उसको कलर लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब हम कलर लिस्ट को डॉट अपेंड मेथड को यूज़ करते हुए हमने उसके अंदर ऑरेंज जो है एक ऐड कर लिया। अब उसके अंदर तब्दीली होगी। अब हम इसको कलर लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे और इसी तरह से टपल जो है अब हमने इसको वापस इसको किया है टपल में, कलर लिस्ट को हमने वापस टपल में कन्वर्ट किया, कलर में जो है वो उसको स्टोर कर दिया और यहाँ पे कलर जो है हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो मॉडिफ़िकेशन के बाद वापस हमने उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत आसानी से आप इस तरह से अगर मॉडिफ़िकेशन करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। जी, तो हम अपनी टपल जो है अभी क्रिएट की है, हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे इसको सेव करके F5 प्रेस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ओरिजिनल टपल हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो है इसका आउटपुट आ रही है। फिर हमने इसका फर्स्ट कलर जो है वो प्रिंट किया है, यानी कि हमने इंडेक्स 0 दिया था। -1 मीन्स के लास्ट जो आइटम है वो हम देखना चाह रहे हैं और फिर हमने इसकी स्लाइसिंग की और इसमें कहा है कि जी 2 तक हमें दिखाओ। 2 का मतलब है कि 1 0 से लेके 1 तक जो है ये डिस्प्ले करेगा अगर हम 2 लिखेंगे। तो रेड एंड ग्रीन जो है, ये हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू में से 0 और 1 तक उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया। फिर हमने इसको कॉन्कैटिनेट किया है और उसमें हमने अपने जो प्रीवियस कलर्स थे प्लस उसमें येलो और पर्पल हमने ऐड किए। फिर हमने उसको मॉडिफ़ाई किया और मॉडिफ़ाई करके हमने जो है उसके अंदर
ऑरेंज जो है वो ऐड किया, इसको मैं ज़रा इनलार्ज कर दूँ। देखिए ये हमारे पास ऑरेंज एडेड है और फिर हमने उसको वापस जो है वो टपल में उसको सेव कर दिया ताकि अब ये म्यूटेबल ना रहे। और रेंज रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कॉमनली यूज्ड इन लूप्स। तो इसके 3 तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल पैरामीटर के साथ, डबल पैरामीटर के साथ और ट्रिपल पैरामीटर के साथ। तो इसमें जो स्टार्ट है ये ऑप्शनल है और स्टेप जो है इसका थर्ड पैरामीटर वो भी ऑप्शनल है और जो दूसरा स्टॉप है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो इसको हम वन बाय वन जो है अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट रेंज विद वन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक आर्गुमेंट यूज़ करेंगे इस कोड के अंदर। यहाँ पे फॉर लूप मैंने यूज़ किया है फॉर आई इन रेंज 5। तो ये 5 दिया है यहाँ पे मैंने। तो ये 1 से लेके 0 से लेके 4 तक यानी कि जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे उससे एक कम जो है, उससे एक कम पहले तक जो है ये प्रिंट करेगा। यानी कि अगर मैंने 10 लिखा है तो 9 तक करेगा, 5 लिखा है तो 4 तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट जो है मैंने कमांड लिखी है आई, ये वेरिएबल मेंशन किया है n इज़ इक्वल टू स्पेस। अब यहाँ पे ये n इज़ इक्वल टू स्पेस क्या है कि ये n लाइन कैरेक्टर जो है उसको मैंने इनिशियलाइज़ विद स्पेस कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि एक लाइन में एक डिजिट जो है वो लिखा जाए, सारे के सारे डिजिट्स एक ही लाइन में प्रिंट किए जाएँ। तो इस तरह से आपकी आउटपुट आएगी 0, 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे सिंपल जो प्रिंट कमांड मैंने यूज़ किया फॉर अ लाइन। तो इसके बाद जो है अब ये जो कोड है ये 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग। यानी कि 2 से ये शुरू किया है और 7 तक जो है इसको बोला है। तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा? 6 तक, 2, 3, 4, 5 और 6। तो उसी तरह से प्रिंट कमांड जो है यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल की गई है। n इज़ इक्वल टू अगेन स्पेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी जो है आउटपुट जो है इस तरह से आपको दिखाई देगी। और तीसरे नंबर पे जो थर्ड इसकी वेरिएशन है उसमें हम तीनों के तीनों पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ये 0 से करेगा, 11 तक जो है ये जाएगा और स्टेप हमने यहाँ पे 2 रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट से इसका स्टेप 1 ही होता है अगर आप चेंज नहीं करते। तो ये 0 के बाद जो है वो 2 पे जाएगा, 2 के बाद फिर आगे 4 पे, फिर 6 पे, 8 पे और 10 पे। तो यहाँ पे स्टॉप चूँकि 10 हमने रखा हुआ है, सॉरी 11 रखा हुआ है, तो इस वजह से ये 10 पे आके रुक जाएगा और यहाँ पे अगेन उसी तरह से हमने लाइन जो है वो प्रिंट की है। तो एन पे जो है अब क्या किया गया है कि इसको हमने क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम रेंज। यहाँ से हम अगर चाहते हैं कि अपनी इस रेंज से एक लिस्ट भी हम बना लें जो कि लिस्ट डेटा टाइप हमने पढ़ी हुई है इससे पहले। तो अब यहाँ पे मैंने इसको 1 से 6 तक बोला है कि जी ये हमारी रेंज है और ये हमने पास किया है टू अ लिस्ट और लिस्ट इसका जो रिज़ल्ट है वो हमने नम अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है और यहाँ पे हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया है और इस तरह से हमारी आउटपुट आ जाएगी 1 से लेके 5 तक। ओके 1 टू 6 जो है हमने दिया है। यहाँ पे रेंज इसकी तो ये 5 तक जो है ये 5 एलिमेंट जो है ये हमें प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए इसको रन करते हैं। तो इसको अगर हम पहले साथ-साथ करते जाएँ, तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर के साथ हमने एक वैल्यू दी है, तो हमारे पास 0 से लेके 4 तक जो है ये आर्गुमेंट 1 के साथ जो है हमें आंसर मिल गया है। फिर हमने इसको 2 से 6 जो है 2 आर्गुमेंट जो है वो यूज़ किए हैं, तो 2 से लेके 6 तक जो है ये इसने हमें प्रिंट किया, यानी कि ये 6 तक हमने प्रिंट करवाना था लेकिन हमने इसको पैरामीटर क्या पास किया 2 टू 7। तो यहाँ पे 7 तक हमने इसको दिया है, तो उससे एक कम जो है ये प्रिंट करेगी। और तीसरे नंबर पे हमने तीनों के तीनों पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, तो इसके अंदर हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी किया है और एंडिंग पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया है और स्टेप जो है वो भी हमने मेंशन किया है। तो इस तरह से 0 टू 4, 6, 8 और 10 और फाइनली हमने क्या किया है कि इस रेंज से हमने एक लिस्ट क्रिएट की है और उस लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है उस पॉइंट पे चलते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिक्शनरी। ये हमारा 8th पॉइंट है। डिक्शनरी जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर।
इसमें हर एक वैल्यू जो है वो यूनिक होती है। यू यूज़ द की टू एक्सेस इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, अगर कोई भी वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, तो उसकी की जो है आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये रियल डिक्शनरी की तरह से होती है। डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वर्ड होता है, उसके मीनिंग हमने देखनी होती है। तो वर्ड जो है, जो हमने तला जिसकी मीनिंग देखनी है, वो हमारे लिए की हैसियत रखता है, और उसका मतलब जो हम जानना चाह रहे हैं, वो उसकी वैल्यू की हैसियत रखती है। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट नाम की मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है। नेम जो है एक की मैंने रखी है, ऐज दूसरी की है, और ग्रेड तीसरी की है। तो नेम के अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर की है वो है अली, ऐज के अंदर 20 और ग्रेड के अंदर ए। तो इस वैल्यू को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? प्रिंट के अंदर मैंने अपनी इस डिक्शनरी का नेम मेंशन किया है और की इसको दी है कि जी नेम प्रिंट किया जाए। तो उसका आंसर क्या होगा? ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर की है, यहाँ पे अली, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी की को मैंने यूज़ किया है ऐज, और उसकी जो ऐज है जो स्टोर की हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम इस डिक्शनरी के अंदर कोई और की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी का नेम मैंने मेंशन किया है, और यहाँ पे की दी है, और इज़ इक्वल टू मैथ, और इस स्टूडेंट जो डिक्शनरी है उसको हमने प्रिंट किया, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर हम एग्ज़िस्टिंग की वैल्यू पेयर को तब्दील करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई रद्द-ओ-बदल, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने डिक्शनरी को मेंशन किया, और उसका की जो है वो मेंशन किया है कि ग्रेड इज़ इक्वल टू, पहले यहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके उसको ए प्लस कर दिया गया। तो इस तरह से आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है कि जी इसको प्रिंट करो। और अगर आप कोई की को चेंज करना चाहते हो, तो सिंपली आप डेल का कीवर्ड लिखेंगे, डेल स्टूडेंट, आपकी डिक्शनरी का नेम होगा, और यहाँ पे की मेंशन करनी है आपने कि जो कौन-सी वाली की को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट होने के बाद जो है, यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया है कि फर्स्ट जो है हमने नेम को प्रिंट करवाया है, फिर ऐज को हमने प्रिंट करवाया है, और फिर उसके बाद जो है हमने इसके अंदर मैथ जो है वो ऐड करवाया है। वो यहाँ पे देखिए, कोर्स जो है इज़ इक्वल टू मैथ, तो इसको मैं ज़रा इनलार्ज कर दूँ। कोर्स इज़ इक्वल टू मैथ जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। फिर इसके बाद हमने ए को ए प्लस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होने के बाद हमने इसको प्रिंट किया, और फिर उसके बाद ऐज को हमने डिलीट किया है। तो यहाँ पे लास्ट में हमें ऐज जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसको हमने डेल कीवर्ड यूज़ करके डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेट है। सेट ये हमारा 9th बिल्ट इन डेटा टाइप है। सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। पाइथन के अंदर हम इसको जब यूज़ करते हैं, तो ये अनऑर्डर्ड होती है और अनइंडेक्स्ड होती है, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर मेंटेन नहीं किया जाता, और ये अनऑर्डर्ड होती है। और नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ मीन्स कि इसके अंदर आप अगर कॉन्शियसली भी डुप्लीकेशन करना चाहें, तो ये नहीं होने देगा। और ये मैथमेटिकल जो सेट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेट बनाया है फ्रूट का, उसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी और एप्पल अगेन मैंने कॉन्शियसली इसको डुप्लीकेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट कमांड के अंदर हमने अपने इस सेट का नेम मेंशन कर दिया है, और उसके बाद जो है ऐड मेथड को यूज़ करते हुए आप इसके अंदर कोई नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज को ऐड किया है, और रिमूव जो मेथड है उसको यूज़ करके हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट डॉट रिमूव के बाद मैंने बनाना तो यहाँ से रिमूव कर दिया है, और ऐड और रिमूव करने के बाद मैंने फाइनल अपनी ये सेट है इसको प्रिंट किया है। और इसी तरह से अब इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है कि यहाँ पे 2 सेट मैंने लिए हैं, ए और बी। ए के अंदर 1 2 3 4, और बी के अंदर 3 4 5 6 यहाँ पे स्टोर किया है, और यहाँ पे यूनियन ए यूनियन बी इसका कैलकुलेट करवाया है। यहाँ पे प्रिंट करवाया है ए यूनियन बी, फिर इसका इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे प्रिंट करवाया है ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे डिफरेंस ए माइनस बी। तो उसके बाद जो है इनके रिजल्ट्स भी हमने देख लिए, जो है इसके रिजल्ट भी प्रिंट करवा दिए। तो अब इसको हम प्रिंट करवा के भी देखते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा कि यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन के बाद, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ्रूट जो लिस्ट है,
यहाँ पे हमारे पास बनाना, चेरी एंड एप्पल। मैंने यहाँ पे एप्पल को डुप्लिकेट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये डुप्लिकेट सेट ने नहीं किया। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने एडिशन की है ऑरेंज की, और देन ऑरेंज के बाद जो है बनाना को रिमूव किया है। तो यहाँ पे देखिए कि बनाना यहाँ पे मौजूद है, लेकिन नेक्स्ट वाले पे बनाना जो है वो मौजूद नहीं है। और देन जो है हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल ली थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन मैंने इसको वैल्यूज़ क्या दी है 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, यानी कि 3 और 4 को कॉन्शियसली मैंने रिपीट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे आंसर में हमारे पास कोई रेपिटेशन नहीं हो रही। और फिर इसका इंटरसेक्शन जो है वो हमने कैलकुलेट करवाया, यानी कि दोनों में जो चीज़ें कॉमन हैं वो चीज़ हमें दिखाई जाए। एंड देन जो है इसका डिफरेंस जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, वो चीज़ें हमने, वो एलिमेंट्स जो है हमने प्रिंट करवाए हैं, तो 1 और 2 ए में है, बी में नहीं है, तो इस तरह से आपने इसका रिज़ल्ट जो है वो देख लिए। जी फ्रेंड्स, तो नंबर 10 पे हमारे पास फ्रोज़न सेट है। तो फ्रोज़न सेट जो है इम्यूटेबल वर्ज़न ऑफ सेट होता है। सेट जो है वो म्यूटेबल होता है, उसके अंदर हम एडिशन और मॉडिफ़िकेशन और डिलीशन कर सकते हैं। लेकिन फ्रोज़न सेट जो है इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होती। और यू कैन नॉट ऐड, रिमूव और चेंज इट्स एलिमेंट्स, और इट्स हैशेबल, सो यू कैन यूज़ इट एज़ अ की इन अ डिक्शनरी और एलिमेंट इन अनदर सेट अनलाइक रेगुलर सेट। तो ये हैशेबल है। हैशेबल का मतलब ये है कि इसको आप डिक्शनरी के तौर पे अगर इस्तेमाल करना चाहें तो भी ये फ्रोज़न सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल सेट लेते हैं। नॉर्मल सेट इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और इस नॉर्मल सेट को हमने फ्रोज़न में कन्वर्ट किया। तो फ्रोज़न इज़ इक्वल टू, हमने क्या किया है कि फ्रोज़न सेट को हमने पास कर दिया अपना नॉर्मल सेट। अब ये नॉर्मल सेट जो है, अब ये फ्रोज़न सेट बन चुका हुआ है। तो हमने इसको प्रिंट करवाया यहाँ पे फ्रोज़न सेट, आगे इसका नेम मेंशन कर दिया, और यहाँ पे देखिए कि मैंने फ्रोज़न डॉट ऐड 5, मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 जो है हमारे इस फ्रोज़न सेट के अंदर ऐड हो जाए। लेकिन ये आपने ज़हन में रखना है कि ये इम्यूटेबल है, तो यहाँ पे हमारा एरर आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा, इसको हम जब अप्लाई करते हैं तो फिर एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो फिर हम इसको देखते हैं। तो अगेन जो है मैंने इसको क्या किया है कि माय डिक जो है इज़ इक्वल टू फ्रोज़न, दिस इज़ अ फ्रोज़न सेट। तो मैंने इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट किया है, फ्रोज़न इसकी की है और ये जो सेंटेंस है ये इसकी वैल्यू है, और इसको माय डिक के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। अब प्रिंट मैंने इसको करवाया है कि डिक्शनरी यूजिंग फ्रोज़न सेट एज़ की, तो माय डिक जो है ये मैंने इसको प्रिंट करवाया है। तो इस तरह से आप अपनी इस फ्रोज़न सेट को डिक्शनरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रोज़न सेट जो है कब हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल है, तो आप ये ज़हन में रखिए कि ये इम्यूटेबल है फॉर डेटा दैट मस्ट नॉट चेंज, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भई आपका डेटा तब्दील ना हो, तो आप उसको फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैशेबिलिटी जो है ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। इसका मतलब ये है कि कैन बी यूज्ड एज़ अ की इन अ डिक्शनरी और एन एलिमेंट इन अ सेट। तो डिक्शनरी में ये इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। और मेन जो हमारा मकसद है इसमें फ्रोज़न बनाने का या फ्रोज़न सेट का, वो है इसकी सेफ्टी, कि एक्सीडेंटली जो है हादसाती तौर पे गलती से भी कोई डाटा इसके अंदर तब्दील ना हो पाए। तो इसको हम अभी एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे मैंने फ्रोज़न डॉट ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एरर जो है वो आना ज़रूरी है। तो देखिए कि वो हमें क्या कह रहा है कि फ्रोज़न सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, और इस एरर को हम कैसे ख़त्म करेंगे? सिंपली हम अगर इसको कमेंट कर देते हैं एंड देन इसको हम रन करते हैं, तो देखिए अब हमारे पास इसका कोई एरर मैसेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा राइट साइड पे हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रोज़न सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, और डिक्शनरी यूजिंग फ्रोज़न सेट एज़ की जो है इसको मैं ज़रा इनलार्ज कर दूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि एक ही लाइन है। तो फ्रोज़न सेट जो है ये हमारे पास की है, और इसके बाद जो है दिस इज़ अ फ्रोज़न सेट, ये इसकी वैल्यू है। तो आप इसको डिक्शनरी में अगर चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर जो है ये आप व्यू कर सकते हैं।
तो नंबर 11 पे हमारे पास बूल है, यानी कि बूलियन डेटा टाइप है। ये ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्स में हमने ट्रू स्टोर किया है और एक्स को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और यहाँ पे टाइप फंक्शन को कॉल करके हमने इसकी डेटा टाइप जो है वो प्रिंट करवाई है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं जी। तो आप देखिए कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 यहाँ पे आ गई है और इसकी जो डेटा टाइप है वो बूल दिखाई जा रही है, क्योंकि ये बूलियन डेटा टाइप हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। और नंबर 12 पे हमारे पास बाइट्स जो है, ये बाइट्स जो है ये भी इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है, useful for binary data, or bytes is a built-in data type used to store a sequence of bytes, तो you cannot change। immutable का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि you cannot change its content once created। ऑफन यूज इन बाइनरी डाटा, आमतौर पे बाइनरी डाटा में इस्तेमाल करते हैं, फाइल्स को हैंडल जब करते हैं तो करते हैं, और नेटवर्क कम्युनिकेशन जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट अ बाइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, तो चलिए एक बाइट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ये बाइट इसके अंदर 65, 66, 67 और 68, और ये आस्की टेबल की वैल्यूज मैंने ली हैं ताकि ए बी सी डी जो है वो आस्की टेबल में जो है वो हम प्रिंट कर सकें। और आस्की टेबल आपको पता होना चाहिए कि आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये बाइट जो है इसका रिजल्ट हम बी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर बी को हमने प्रिंट करवाया है, और देन फॉर लूप को हमने यूज़ करते हुए इसकी बाइट और इसका इक्विवेलेंट करैक्टर जो है वो हमने प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे बाइट इसकी प्रिंट होंगी, कौन-कौन सी बाइट्स हैं, और करैक्टर जो हमारे पास फंक्शन है, मेथड है, उसको हमने बाइट जो है ये हमने पास किया है, यानी कि उसको हैंडओवर किया है, और उसका इक्विवेलेंट करैक्टर जो है वो हमें प्रिंट करके देगा। तो कॉमन यूसेज जो है इसके रीडिंग, राइटिंग बाइनरी फाइल्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेंडिंग, रिसीविंग डाटा ओवर द इंटरनेट जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हैं, नेटवर्किंग के में जो इस्तेमाल होती हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लो लेवल जो फॉर्मेट ऑफ डाटा है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट लाइन के अंदर हमने इसको प्रिंट किया, हमारा जो बी है उसकी वैल्यूज़ जो है ए बी सी डी, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि फॉर लूप को यूज़ करके हमने बाइट भी इसकी प्रिंट करवाई है और उसका इक्विवेलेंट करैक्टर भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। 65 इज़ इक्वल टू ए, 66 इक्वल टू बी, सी एंड डी जो है रिस्पेक्टिवली 67 और 68 है। और नंबर 13 पे फ्रेंड्स हमारे पास है बाइट अरे, जो कि म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट है। पहला इम्यूटेबल था, तो ये भी 0 से लेके 255 तक बाइट्स या स्टोर करने की सलाहियत रखता है। ये चूँकि म्यूटेबल है, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को। और हम एक इस लाइन के अंदर हम एक बाइट अरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? सेम मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ दी हैं ताकि ए-बी-सी-डी को आस्की टेबल के रेफ़रेंस से हम प्रिंट कर सकें, और फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाया है। ये जिसके अंदर डाटा हमने डाटा वेरिएबल के अंदर जो स्टोर किया हुआ है, अब इसको हम मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। इसका फर्स्ट जो इंडेक्स है उसको हम इक्वल टू 90 किया है, और चेंज करने के बाद जो है ये इसको हमने प्रिंट किया है, और ये ज़हन में रखना है कि 90 जो है आस्की टेबल के अंदर इज़ इक्वल टू ज़ेड है। और उसके बाद हमने क्या किया जी, इसको फॉर लूप को यूज़ करते हुए हमने इसकी बाइट और इसका इक्विवेलेंट करैक्टर प्रिंट करवाया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करता। अपनी एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप दोबारा से यूज़ किया है, बाइट इन डेटा, और यहाँ पे बाइट और एंड लाइन करैक्टर को यूज़ मैंने किया है, और उसके बाद जो है वो स्पेस दिया है ताकि एक ही लाइन के अंदर इसका आंसर जो है वो हमें मिल जाए। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ओरिजिनल बाइट अरे है, एबीसीडी जो है यहाँ पे जो हमने प्रिंट करवाया है दिस वन। फिर उसके बाद जो है हमने ये 90 जो है इसके फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है। तो 66 की जगह पे ये 90 जो है हमने स्टोर किया है। तो यानी कि 66 मैंने आपको बताया था कि 90 इज़ इक्वल टू ज़ी, तो यहाँ पे
बी के बाद जो है वो ज़ी आ गया क्योंकि ये हमने 90 के इक्वल कर दिया था और ये जो हमारे पास ये लास्ट वन जो लूप है इसके ये जो लूप है यहाँ पे हमारे पास हमने इसको इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स में हमने इसको प्रिंट करवाया और यहाँ पे हमने एक ही लाइन में इसको प्रिंट आउट करवाया है ताकि एक ही लाइन में हम इसको 65, 90, 67 और 68 जो है ये हम इसको व्यू कर सकें। जी फ्रेंड्स, नंबर 14 पे हमारे पास है मेमोरी व्यू, अ मेमोरी एफिशिएंट व्यू ऑफ बाइट डाटा विदाउट कॉपीइंग, यानी कि हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ही हम बहुत एफिशिएंटली मेमोरी को व्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए इससे पहले कि हम इसकी एप्लीकेशन पे जाएँ, तो इसके यूज़ेस देख लें कि एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वर्किंग विद लार्ज बाइनरी डाटा, बड़ी मकदार में हमारे पास बाइनरी डाटा है, तो उसको मैनिपुलेट हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइसिंग करने के लिए या व्यूइंग डाटा विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल डाटा को चेंज किए बगैर जो है हम इसके अंदर व्यू के अंदर ही हम इसको तब्दील करना चाहते हैं, तो ये हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बाइट अरे जो है यहाँ पे क्रिएट किया है हमने और उसको डाटा में स्टोर किया है और उसके बाद जो है जी हमने मेमोरी व्यू जो है ये क्रिएट किया है। यही डाटा हमने उसको हैंडओवर किया और व्यू के अंदर उसको स्टोर किया और व्यू को यानी कि प्रिंट द मेमोरी व्यू कंटेंट एज अ लिस्ट, हमने व्यू को जो है एज अ लिस्ट जो है वो प्रिंट करवाया है और इसके बाद जो है हमने सिंगल बाइट जो है इसकी एक्सेस करनी चाहिए। व्यू जो है उसको हमने एक इंडेक्स जो है वो दिया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास जो है ज़ीरोथ इंडेक्स 10 है, तो ये प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद व्यू 1 इज़ इक्वल टू 99, यानी कि ये ज़ीरोथ इंडेक्स है, ये 1 है, तो 20 को हमने 99 के साथ चेंज कर दिया है, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। ताकि ये लिस्ट बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकें। और देन हमने डाटा को प्रिंट किया है, फिर उसके बाद हमने व्यू का फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट किया है और फिर हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट किया है। और कब हम इसको यूज़ कर सकते हैं? हैंडलिंग बाइनरी फाइल डाटा, जब भी हमने बाइनरी डाटा को मैनिपुलेट करना है, स्लाइसिंग करनी है या बफर को यूज़ करना है और अगर हम एडवांस लेवल की पाइथन यूज़ कर रहे हैं, नमपाई को यूज़ कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे हैं या नेटवर्किंग एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, इसका रिज़ल्ट जो है। तो इसका रिज़ल्ट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है अपना जो है वो पूरे का पूरा डाटा प्रिंट किया है, फिर हमने उसका ज़ीरोथ इंडेक्स प्रिंट किया है, फिर हमने 1 इंडेक्स को 99 के इक्वल किया यहाँ पे हमने 0 को प्रिंट करवाया जो कि 10 बनता है, 99 इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने 1 को प्रिंट करवाया, फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करवाया और प्रिंटिंग के बाद फिर हमने ओवरऑल इसका रिज़ल्ट जो है यहाँ पे प्रिंट करवाया, जो कि फर्स्ट इंडेक्स जो है पहले 20 था, अब 99 में चेंज हो गया है। जी दोस्तों, ये हमारे पास लास्ट डेटा टाइप है जिसे हम कहते हैं नॉन टाइप। नॉन टाइप जो है रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू और एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी चीज़ हमने नहीं रखी हुई, कुछ भी स्टोर नहीं किया हुआ, तो उसको हम नन के इक्वल जो है हम समझ सकते हैं, यानी कि नॉन वैल्यू के लिए हम ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू नॉन, तो हमने यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं किया है, ये हमने इस डाटा टाइप को यूज़ किया है, तो हमने x को यहाँ पे इस लाइन के अंदर प्रिंट किया है। अब साथ ही हमने इसकी जो डाटा टाइप है वो जानने के लिए हमने टाइप जो फंक्शन है वो कॉल कर दिया है। तो इसको हम देखते हैं अभी। जी, इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो नॉन आ रही है और टाइप ऑफ एक्स जो है ये नॉन टाइप है। ये 15 नंबर हमारी लास्ट बिल्ट इन डाटा टाइप थी। तो नई वीडियो में हम नए पॉइंट्स को लेके आएँगे। तब तक के लिए इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी चीज़ की आपको अगर समझ ना आए, वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर भी अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसको उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी तो कोई नई वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा या फिर कमेंट में आपके क्वेश्चन का आंसर भी देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।